आज मुझे ये बातचीत करते हुए न सिर्फ खुशी हो रही है, बल्कि इस बात की ज्यादा खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा जो आजादी के बाद भी, भारत के विभाजन के बाद भारत की धरती पर एक टू नेशन थ्योरी को जन्म देता हो। इस राज्य के अंदर हमेशा जब भी बात हुई तो आर्टिकल 370, 35 ए, आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग निजाम, अलग विधान, अलग झंडा, ये तमाम सारी बातें काफी एक लंबे समय से हम सुनते रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं समझता हूं कि आजादी के वक्त क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस था, इस पे चर्चा बहुत हुई। लेकिन आर्टिकल 370 के होने के बावजूद, 35 के बावजूद, तो इसके अंदर जो भी कुछ हुआ, वो कितने जघन्य अपराध हुए उनकी बात नहीं है। इसलिए मैं खुश हूं कि एक युवा और एक जिसे कह सकते हैं कि बहादुर, निर्भीक, निडर जम्मू कश्मीर जैसी जगह में हिंदुओं की आवाज बन के उभरा हो और जम्मू के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानता हो। बाय प्रोफेशन ही इज एडवोकेट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इन तमाम संज्ञानों के बाद में आतंकियों की चुनौती, सरकार का बेरुखी और दिल्ली से किसी तरह की पिछले 20 साल में कभी इनको मदद नहीं मिली। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक तरफ आप आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनके निशाने पर रहते हैं, और एक जो पॉलिटिकल आतंकवाद है उससे भी लड़ते हैं। लेकिन आज अंकुर शर्मा को वी सपोर्ट पुष्पेन के इस चैनल पर बुला करके मुझे इसलिए हर्ष है कि इस बहादुर आदमी ने जम्मू में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े संगठन बातचीत तो करते हैं लेकिन हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। अंकुर शर्मा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इनकी प्रैक्टिस में ज्यादातर मुद्दे वो हैं जिसमें राष्ट्र है, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें राष्ट्रवाद है। ये तमाम इशू के ऊपर कई मसलों पे ये चीजें करते रहे हैं। 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा जो एकजुट जम्मू के चेयरमैन भी हैं, आपने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां की सरकारें सक्सेसिव रही, चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार रही हो, अब्दुल्ला की रही हो, फारूक की रही हो, मुफ्ती की रही हो, महबूबा की रही हो। इन लोगों ने किस तरीके से जो जम्मू बहुल इलाका था, जो जम्मू में हिंदू बहुल इलाका था, वहां किस तरीके से एक एक्ट लाए जिसको रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस बहादुर शख्स ने उस एक्ट के माध्यम से जो इस्लामाइजेशन हो रहा था, जिस जिहाद को बढ़ा करके पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुओं से खाली कराने की साजिश हो रही थी, आपने 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली और उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी। और मुझे खुशी है और मैं आपको निजी तौर पे भी अंकुर मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर के अलावा देश भर के जितने लोग हमसे जुड़े हैं, उनकी बड़ी मेरे ऊपर रिक्वेस्ट थी कि आप अंकुर शर्मा को बुलाइए। हम लोग तो यहाँ बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की बात करना जम्मू कश्मीर में AK-47 और आतंकवादियों के साए में, और सरकार जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हो, जो जिहाद को बढ़ावा देती हो, जो पूरे इस्लाम में जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट करने वाली हो, उसके बीच में काम करने वाले आदमी को बुलाइए आप। तो मुझे खुशी है कि आपने समय दिया और आपकी लड़ाई 10 अक्टूबर 2020 को उस वक्त रंग लाई जब जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन के ऊपर इस इलीगल एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको निरस्त कर दिया, और सीधे तौर पे न सिर्फ निरस्त किया, सीबीआई से इसकी इंक्वायरी की, जांच के आदेश दिए। अंकुर भाई, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यह है कि देश को यह बताएं आप कि यह रोशनी एक्ट क्या था, किस तरीके से आया, कौन कौन जिम्मेदार है, क्या सिर्फ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, मुफ्ती के पीडीपी जिम्मेदार है, या और भी लोग इसके मौन सपोर्टर रहे, या जब उन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। तो इस रोशनी एक्ट की क्या पृष्ठभूमि है, कौन लाया था, किसके जमाने की बात है। और इसके साथ में एक बात और कह दूं कि जब आपने
इसको पिटीशन जारी की और जब ये 2020 में हटा तो मैं देश भर के जो बहुत क्रांतिकारी अखबार हैं, उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की पिछले 10 अगर हम साल में देखें 6-7 साल में। लेकिन जब ये एक्ट हटा तो हिंदू ने खबर लिखी, हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू रोशनी लैंड स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन थी, रोशनी स्कैम वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन एक्सप्रेस, लूट टू ओन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हैंड्स टू 25 करोड़ लैंड स्कैम प्रोब टू सीबीआई। और इसमें गुलाम नबी आजाद जैसे दिल्ली में सेकुलरिज्म की मांग करने वाले और जम्मू में निजाम मुस्तफा की मांग करने वाले की तस्वीर है। नवभारत टाइम्स में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोशनी भूमि योजना में घोटाले की सीबीआई को जांच दी। ये तमाम हेडलाइन बनी, लेकिन मैं और तमाम लोग दुनिया भर के जो है आपको देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो जानना चाहते हैं कि ये रोशनी एक्ट क्या था, किस पस मंजर में आया और आज इससे आगे की क्या भूमिका है। अंकुर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। आपने समय भी दिया, मंच भी दिया अपनी बात रखने का। रोशनी एक्ट पे मैं परिचर्चा करूं उससे पहले मैं जिस पृष्ठभूमि में, जिस बैकग्राउंड में रोशनी एक्ट लेजिस्लेट किया गया था, उसके ऊपर 2 मिनट का समय चाहूंगा। 1990 के दशक में कश्मीर वैली को हिंदू विहीन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग था। और आपने देखा कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पे हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, रामबन हो, जिस तरीके से कश्मीर वैली में नरसंहार किया गया, वैसा ही नरसंहार इन एरियाज में भी शुरू हो गया। और पूरे जम्मू संभाग को किस तरीके से इस्लामाइज किया जाए, उस पर चर्चा शुरू हो गई, उस पर प्लानिंग शुरू हो गई। और जम्मू कश्मीर, आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे पैन इस्लामिक मूवमेंट चलती है, यहाँ पे पैन इस्लामिक जो ताकतें हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इसलिए तय ये किया गया कि देखिए, कश्मीर वैली में तो 5-7% हिंदूज थे, या 10% से कम हिंदूज थे, या नॉन मुस्लिम्स थे। बंदूक के दम पे उन्हें तो हमने निकाल लिया, लेकिन जम्मू संभाग को पूर्णतः मुस्लिमाइज करने के लिए, इस्लामाइज करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आपको कोई नए मॉडल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फिर इन्होंने ये तय किया, इस्लामिक ताकतों ने, कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% इस्लामाइज किया जाए, यानी डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जो बहुत तरीकों से किया गया, जिसमें लैंड जिहाद या भूमि जिहाद जैसे हम कहें हिंदी में, वो एक मुख्य ऑर्गन रहा। तो अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में आप मुसलमानों को बसाइए। तो उसके लिए इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल चुना, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल ये है कि जहां आप लड़ नहीं सकते हैं, जहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, वहां उन्हें पर्ज करने के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्पेसिस और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसेंगे, फिर आप उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करेंगे, और फिर ऐसे कानून बनाएंगे, आदेश पारित करेंगे, या पॉलिसीज निर्धारित करेंगे, जिसके जरिए आप जिहाद को आगे बढ़ा सके। यही मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल जम्मू कश्मीर में हूबहू इंप्लीमेंट होता हुआ हमें नजर आया। तो अब डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू के लिए हाउ वुड यू यूज अवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले विधानसभा में कानून बना के एक कानून बनाएंगे, जिसका नाम रोशनी एक्ट रखेंगे, और उस कानून में ये लिखेंगे कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भी जितनी भी सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन पे जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो सरकारी जमीन के मालिकाना हक उस एनक्रोचर को, उस कब्जा जिसने किया, उसे दे देंगे। तो ये कानून बन गया। अब इस कानून के तहत एक षड्यंत्र के तौर पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में, मुसलमानों को बसाया। कानून बन गया। जिस समय इन्हें बसाया गया, उसी समय एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया, जहां विशेष तौर पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक धर्म विशेष, यानी मुस्लिम समुदाय के पटवारियों को, पटवारीज को ट्रांसफर किया गया और यहाँ पे लाया गया हिंदू बहुल क्षेत्रों में, कानून के विरोध में जाके। पटवारी की जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है, उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पूरी उम्र, पूरी नौकरी के काल में उसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करनी है, लेकिन सर्विस रूल्स को वायलेट करके उन्हें ऐसे हिंदू क्षेत्रों में लाके बैठाया गया जो टारगेट पे थे, राडार पे थे। तो मुसलमानों को स्टेट लैंड पे बैठाया, पटवारीज को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लाया, पटवारीज ने उनकी रेवेन्यू एंट्रीज वहां पे की, जिससे ये पता चल सके कि इस पीस ऑफ लैंड पे इन लोगों का कब्जा है, यानी उनके कागजात बने।
और फिर एक कानून के जरिए ओवरवेलमिंगली 20 लाख कनाल 20 लाख कनाल जमीन ओवरवेलमिंगली हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के नाम पे कर दी। आप ये समझिए कि इस कानून के माध्यम से जोधपुर और उदयपुर जैसे दो दो बड़े शहर को मिला के जो टोटल एरिया होता है उतने एरिया में जम्मू संभाग में मुसलमानों को बसाया गया। आप हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पे उन लोगों को रोशनी एक्ट के तहत अधिकार नहीं मिले जो पिछले 70 सालों से 80 सालों से जोत रहे थे सरकारी जमीन कल्टीवेटरी पोजेशन में थे, बल्कि उन मुसलमानों को ये अधिकार मिले जिन्हें बाहर से लाके सरकारी जमीन पे बैठाया गया। ये रोशनी एक्ट की बात हुई, मैंने डिटेल में बताया, फिर दूसरे भाग में इसकी परिचर्चा करेंगे। इसी तरीके से जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन करने के लिए, जम्मू में लैंड जिहाद करने के लिए, जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव जिहाद को भी इजाद किया गया। रोशनी एक्ट लेजिस्लेटिव जिहाद था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अब्यूज किया हुआ जिहाद था। एग्जीक्यूटिव जिहाद महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 का आदेश पारित करके किया। उसमें क्लियरली ये लिखित में आदेश दिए गए थे कलेक्टर, एसएसपी और डीएम को कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे वो पब्लिक लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, लिखित में आदेश थे कि कोई भी एसएसपी, डीएम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट आदेश दे देता है कि यहाँ से मुसलमान को निकालिए, तो एसएसपीज और आईजीपीज को आदेश थे कि आप कोई भी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे ऐसे व्यक्तियों को स्टेट लैंड से एविक्ट करने के लिए। यानी इस ऑर्डर के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ने स्वयं पास किया, ये कहा गया था कि मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है लैंड एनक्रोचमेंट का जुर्म करने के लिए। और उसके साथ ही लास्ट में उसके आखिरी पन्ने पे ये लिखा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पाए जाते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करेगा। तो यानी इस आदेश के माध्यम से गौहत्या, बोवाइन स्मगलिंग और जम्मू में लैंड पे कब्जा करने के लिए मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी, कब्जा करने के बाद रोशनी एक्ट के तहत, ताकि अधिकतर जमीन रेगुलराइज हो सके। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडेड कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे कुछ एनजीओज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा भेजा हुआ हवाला चैनल्स का जो पैसा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू में जमीनें खरीदने के लिए। पुष्पेंद्र जी, आप जम्मू आए थे, आपने भी ये देखा, आपने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, छोटे से लेके बड़ा, दुकानदार से लेके रेडी फड़ी वाला, सब ये कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स हैं जो हिंदू बहुल क्षेत्रों में मार्केट प्राइस से अधिक पे जमीनें खरीद रहे हैं। मैक्सिमम परचेजेस वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू बहुल क्षेत्र में जम्मू संभाग में जमीन खरीदता है और वो इन एनजीओ के संपर्क में आता है जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, सऊदी अरेबिया हेडेड सपोर्ट कर रही है, तो उसे वो सब्सिडी देते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट है और आपने रसीद दिखाई कि देखिए हिंदू बहुल क्षेत्र में हमने ये 1 करोड़ का प्लॉट लिया, तो 35% इस समय सब्सिडी का रेट चल रहा है। 35% यानी 35 लाख रुपए उस मुसलमान को वापस दे दिए जाएंगे। यानी मुस्लिम्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू परचेज लैंड्स एंड दोज लैंड परचेजेस आर बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज व्हिच आर सेंडिंग मनी थ्रू हवाला चैनल, और जो आगे डिलीवरी के लिए बहुत सारे एनजीओ जो सेक्युलर सो कॉल्ड एनजीओ हैं वो उनका काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टूल है जिसके जरिए मुसलमानों को जम्मू संभाग में बसाया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम रोशनी, अपार्ट फ्रॉम 14 फरवरी ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम फंडेड कॉलोनाइजेशन। इंड्यूस्ड माइग्रेशन में ये समझिए कि देखिए, क्या कोई मुसलमान कश्मीर वैली से इस कारण से पलायन कर सकता है कि उसके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई? भाई, कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पे अगर धार्मिक प्रताड़ना किसी के साथ होगी तो नॉन मुस्लिम के साथ होगी। 250 से अधिक ऐसी फैमिलीज हैं जिनको सरकारी अधिकारियों ने और जो जिहादी एलिमेंट्स है हमारे स्टेट एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने ये लालच दिया कि अगर आप गरीब मुसलमान जो कश्मीर का है, कि अगर आप जम्मू में जाके बसेंगे, जम्मू में जाके बैठेंगे, जम्मू में जाके वहां पे परमानेंटली सेटल होंगे, तो आपको कश्मीरी हिंदुओं को मिलने वाली सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपको रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाएगा, आपको सब्सिडाइज्ड, ओवर सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन और सहायता दी जाएगी, कुछ स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी वो ग्राउंड्स जो केवल हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को अवेलेबल है, गैर कानूनी ढंग से सरकारी संस्थान जो हैं वो मुसलमानों को दे रहे हैं ताकि मुसलमान, गरीब जो मुसलमान है,
कश्मीर से उठ के जम्मू में आके पलायन करे। और ऐसी सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं जो हिंदूज के लिए आने वाले बेनिफिट्स को अवेल करते हुए यहाँ पे आके परमानेंटली बस गए। वो गरीब मुसलमान थे जिन्हें लालच देके यानी इंड्यूस करके माइग्रेट करवाया गया।